ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट वीडियोस के थ्रू ऑप्टिकल की कॉन्सेप्ट्स को आपको सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑप्टिकल में सबसे पहले आपको दिमाग में बैठाना है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड वो क्या है कि सिंपल लाइट जिसका प्रोपगेशन सारे डायरेक्शन में हो सकता है, इसको जब किसी पोलराइजर से पास कराते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि सारे डायरेक्शन लाइट को काट कर एक डायरेक्शन कर देता है। इसी यूनिडायरेक्शनल लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब सैंपल से पास करते हैं, उसके डिफ्लेक्शन को देखते हैं। अगर लाइट को ऐसे ही निकाल दे तो इसका मतलब इस कंपाउंड का लाइट का कोई बिहेवियर नहीं है। लेकिन अगर इसका मूवमेंट किसी भी तरीके से होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका बिहेवियर लाइट के अलॉन्ग है। दैट मीन्स दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। अगर वो मूवमेंट क्लॉकवाइज दिखाता है तो इसको नाम देते हैं डेक्स्ट्रो प्लस या डी। अगर इसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इसको नाम देते हैं लेवो माइनस या एल। तो अगर डेफिनेशन पूछा जाए कि ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या हैं, तो ऐसे कंपाउंड जिनका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अलोंग डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अलोंग डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, इस तरह का कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो सारा का सारा काम किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता होगा। तो उसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एक्सपेरिमेंट को करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोलरिमीटर। लेकिन आईटी और मेडिकल आपसे नहीं चाहती है कि आप पोलरिमीटर खरीदिए, वो आपसे चाहती है कि पेपर पे देखकर आप बता पाएं कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और उसके बाद आप आईटी से मेडिकल में आइए, वहां आपको ये देंगे। तो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में कुछ टर्म्स हैं जो आपके आने चाहिए। एक होता है कायरल कार्बन, जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। तो डेफिनेशन क्या है कि अगर sp3 कार्बन, उस कार्बन की अगर चारों के चारों वैलेंसी अलग है, तो इस कार्बन को बोलना है कायरल कार्बन है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है। इंपॉर्टेंट, ये हमेशा sp3 ही सोचना है। मतलब ऐसा कार्बन की चारों वैलेंसी की बात कर रहे हैं, और चारों वैलेंसी की बात कर रहे हैं, और चारों वैलेंसी अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें तो Cl, H, इथाइल, मिथाइल, ये चारों अलग हैं, तो इसलिए इस कार्बन को कायरल कार्बन कहना है। कुछ कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जिसमें कायरल कार्बन ना हो, कुछ ऐसे हो जिसमें 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, कितने भी हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों के चारों वैलेंसी अलग है, उस sp3 कार्बन को बोलना है कायरल कार्बन है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है। दूसरा टर्म आपको दिमाग में रखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री या POS। तो ऐसा हाइपोथेटिकल प्लेन जो मॉलिक्यूल को इक्वली डिवाइड कर दे, उसको बोलना है कि मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तीसरा, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो पूरे मॉलिक्यूल में कोई ऐसा सेंटर जिसे इक्वल डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में अगर चाहने पे सेम वही मिल जाए, तो बोलना है मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मतलब कुछ अगर क्वेश्चंस के थ्रू देखें तो इसके अंदर प्लेन सिमेट्री है, सेंटर सिमेट्री नहीं है। इसमें देखें तो प्लेन सिमेट्री है, सेंटर सिमेट्री नहीं है। इसमें देखें तो प्लेन सिमेट्री है, सेंटर सिमेट्री नहीं है। गलती बच्चा यहाँ से करता है, केयरफुल रहिएगा, ऐसे काटना है, प्लेन सिमेट्री है, सेंटर सिमेट्री नहीं है। प्लेन सिमेट्री है, सेंटर सिमेट्री नहीं है, और इसमें प्लेन सिमेट्री, सेंटर सिमेट्री कुछ भी नहीं है। दिमाग में रखिएगा कि ऑड नंबर ऑफ रिंग्स में कभी भी सेंटर सिमेट्री नहीं होती है, इवन नंबर ऑफ रिंग्स में ही हमें सेंटर सिमेट्री को सोचना है। अब जो बात होती है वो होती है कायरल मॉलिक्यूल। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर प्लेन सिमेट्री, सेंटर सिमेट्री में कोई भी नहीं है, इस तरह के मॉलिक्यूल को बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल है। और किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट एक मॉलिक्यूल को कायरल होना जरूरी है। दैट मीन्स मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन सिमेट्री, सेंटर सिमेट्री में कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। कभी कभी इसी में ए लगाकर पूछ लिया जाता है, एक कायरल मॉलिक्यूल। तो एक कायरल मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसके अंदर या तो प्लेन सिमेट्री हो, या तो सेंटर सिमेट्री हो, या तो दोनों हो, या तो दोनों हो। मतलब या तो प्लेन सिमेट्री हो, या तो सेंटर सिमेट्री हो, या दोनों हो। ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोल देते हैं एक कायरल मॉलिक्यूल है। इनडायरेक्टली जो कायरल नहीं है वो ए कायरल है, जो कायरल नहीं है उसे क्या बोलना है, ए कायरल है। अब अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने दो रूप में एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये दो रूप में एग्जिस्ट करेगा, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है? उसके अलग अलग नोमेनक्लेचर देते हैं। उस नोमेनक्लेचर में एक देते हैं RS और दूसरा देते हैं DL। तो RS का कॉन्सेप्ट उसी बात पे बेस्ड है, CIP रूल। मतलब अगर इस कायरल कार्बन में जो चारों वैलेंसीज हैं, इन वैलेंसीज की एटम, ग्रुप ऑफ एटम को देख लेते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रायोरिटीज को डिसाइड कर लेते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रायोरिटी डिसाइड होती है CIP रूल से। CIP रूल आपने बेसिक GI के समय पढ़ रखा है। GI में एक कार्बन पे 2 को देखना होता है, यहाँ ऑप्टिकल में एक कार्बन पे 4 को देखना होता है। रूल एक बार रिवाइज करा दें। डायरेक्टली अटैच एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। डायरेक्टली अटैच एटम सेम हो जाए तो उसके अगले वाले एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। कभी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो हाइपोथेटिकल सिग्मा बॉन्ड में तोड़ने के बाद जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा।
कभी आइसोटोप्स आ जाए तो उस केस में एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। इसी के बेसिस पे आपने यहाँ पे देख लिया कि ए बी सी और डी है, और सबसे छोटे को प्लेन के पीछे रखते हुए अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो आर, और सबसे छोटे को प्लेन के पीछे रखते हुए अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। जैसे इसमें देखें तो ओ एच सी और सी, ओ ज़्यादा हो गया, एस सबसे कम हो गया, सी से एच और सी से ओ तो ये ज़्यादा हो गया। तो पहला दूसरा तीसरा, हाइड्रोजन सबसे छोटा है, हमें सोचना क्या है एस, मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। ये पहला दूसरा तीसरा मूवमेंट क्लॉकवाइज है, सोचना क्या है आर। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं लगाने हैं। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सबसे छोटा प्लेन के पीछे ना हो, यहाँ हो सकता है कभी यहाँ हो, तो उस केस में क्या करोगे। हो सकता है मॉलिक्यूल कभी फ्लाइंग वेज में लिखा हुआ ना हो, फिशर में लिखा हो, उस केस में क्या करोगे। तो एक मास्टर फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए कि सबसे छोटा प्लेन के पीछे है या 2 बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जा रहा है तो जो कॉन्फ़िगरेशन दिखता है सेम सोचना है। लेकिन अगर वो सबसे छोटा प्लेन के पीछे नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या यहाँ है, एक बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जा रहा है तो जो दिखता है उसका उल्टा सोचना है। जैसे यहाँ पे सोचते हैं सबसे छोटा यहाँ है, एक बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जाएगा तो जो दिखेगा उसका उल्टा। तो दिख रहा है पहला दूसरा तीसरा, दिख रहा है एस, होगा क्या आर। सबसे छोटा यहाँ है तो यहाँ से यहाँ ले जाने में 2 बार चेंज करना है तो जो दिखेगा वो सेम सोचना है। तो पहला दूसरा तीसरा दिख रहा है एस, होगा भी एस। तो इसी तरीके कुछ क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं जो आपने यहाँ पर लगाया। अब इन्हीं के बेसिस पे कुछ रिलेशनशिप्स आते हैं। उन रिलेशनशिप्स में पहला जो आता है उसको बोलते हैं एनेंसमर्स। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, इन्हें बोलते हैं एनेंसमर्स हैं। और ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, इन्हें बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स हैं। सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डायस्टेरियोमर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं, मिरर इमेज नहीं है। मतलब डायस्टेरियोमर का टर्म्स हम ज्योमेट्रिकल में भी यूज करेंगे, डायस्टेरियोमर का टर्म ऑप्टिकल में भी यूज करेंगे, लेकिन एनेंसमर का टर्म केवल ऑप्टिकल में यूज करेंगे, ज्योमेट्रिकल में यूज नहीं करेंगे। तीसरा टर्म आता है मीसो कंपाउंड। तो मीसो कंपाउंड एक अकेला कंपाउंड है जिसके अंदर काइरल कार्बन है, साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो नॉर्मली प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं जिसमें सेंटर सिमेट्री भी दिखा सकता है, लेकिन आपके लेवल प्लेन ऑफ सिमेट्री ही सोचते हैं। तो ऐसा अकेला कंपाउंड जिसके अंदर काइरल कार्बन है, साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऐसे अकेले कंपाउंड को जो नाम देते हैं वो कौन सा है मीसो कंपाउंड। मीसो कंपाउंड में आधा क्लॉकवाइज आधा एंटी क्लॉकवाइज अंदर ही अंदर कैंसिल हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कि दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। लास्ट रस्मिक मिक्सचर, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इक्विमोलर मिक्सचर, इसके साथ लाकर मिला दिया जाए तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ एनेंसमर्स, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ एनेंसमर्स आर कॉल्ड एज रस्मिक मिक्सचर। अगर इसका मोमेंट क्लॉकवाइज है 50 तो इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज 50 या आपस में कैंसिल कर देगा और कैंसिल करने से हो जाएगा 0। तो 4 टर्म्स पूछे जाते हैं, एनेंसमर्स, डायस्टेरियोमर्स, मीसो कंपाउंड, रस्मिक मिक्सचर। कभी हो सकता है इन दोनों को लेकर क्वेश्चन बना ले कि 2 कंपाउंड दे दे, बताइए इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो अगर नाम सेम है मतलब स्टीरियो है, तो अगर ये आर ये एस, ये आर आर ये एस एस, ये आर एस एस आर मतलब एकदम मिरर इमेज है तो ये एनेंसमर है। लेकिन अगर आर आर है, ये एस एस है और ये आर एस है, एस आर है, मिरर इमेज नहीं है, मतलब डायस्टेरियोमर्स है। लेकिन नाम सेम है, स्टीरियो केमिस्ट्री सेम है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलना है आइडेंटिकल है। लिखने का तरीका वो हो सकता है फिशर में दे दे, हो सकता है आपका फिशर और फ्लाइंग वेस में दे दे। आपको हेल्प लेना चाहिए आरएस का, और आरएस के थ्रू ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश करिए। तो होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और ऑप्टिकल का कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश किया कम टाइम में आपके दिमाग में बैठा दिया जाए। गुड लक, गुड डे।